नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर एकदम नए अंदाज में। आज मूड मीटर में सबसे पहले बात होगी बांग्लादेशी हिंदुओं की। कट्टरपंथ की आग में झुलस रहे बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए आज की रात कयामत की रात क्यों कही जा रही। मूड मीटर की दूसरी बड़ी स्टोरी में दिखाएंगे आपको कि कहां 3500 फीट की ऊंचाई पर 12 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है और क्यों लगा हुआ है। मूड मीटर में तीसरी बड़ी स्टोरी होगी असम से लेकर झारखंड तक जो सामने आई है घुसपैठ की चौंकाने वाली रिपोर्ट, वो क्या है और उसमें वो कहानियां जो कि आपने इससे पहले कभी नहीं सुनी होगी। घुसपैठ की, मुस्लिम तुष्टीकरण की और वोट बैंक पॉलिटिक्स की। मूड मीटर में आखिरी स्टोरी स्क्रीन टाइम की है। आपको बताएंगे कि कैसे मोबाइल, आईपैड, कंप्यूटर और टीवी देखते देखते आप और हम मौत को न्योता दे रहे हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए वो सवाल जिसका कि आपको देना है स्कैन करके जवाब। और आज के जो दो सवाल हैं वो क्या हैं, एक बार जल्दी से दिखा दीजिए। सवाल नंबर 1 हमने पूछा है कि बांग्लादेशी हिंदुओं के प्रति अंतरिम सरकार का रवैया कैसा है, और इसके जवाब में 3 ऑप्शन हैं। कट्टरपंथियों की सरकार का नफरती एजेंडा सामने आ गया है, हिंदुओं के खिलाफ हिंसा नहीं रुक रही है और न रुकेगी, और जल्द ही पूरी तरह से हिंसा रोक देगी अंतरिम सरकार। ऑप्शन है इसके, क्या सोचते हैं इस सवाल के जवाब में आप हमें बताइए। सवाल नंबर 2, असम से झारखंड तक घुसपैठ की समस्या के लिए कौन जिम्मेदार है, और इसके लिए जो 3 ऑप्शन है आपके सामने, पहला वोट बैंक की पॉलिटिक्स, दूसरा मुस्लिम तुष्टीकरण का एजेंडा और तीसरा बीजेपी इसे बेवजह मुद्दा बना रही है। ऐसा मुद्दा ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा है नहीं। तो ये 2 सवाल हैं जो कि हमने शुरू में बता दिया। अब इन्हीं दोनों सवालों से जुड़ी हुई जो खबर है उसको हम विस्तार से बताएंगे। उसके बाद आप इन खबरों को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और शायद इससे जुड़े सवालों को भी सही तरीके से इसका जवाब दे पाएंगे। तो मूड मीटर की शुरुआत करते हैं उस बड़ी खबर से जिस पर कि पूरी दुनिया समेत हिंदुस्तान की नजर खास तौर पर टिकी, जिसने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हो रही हिंदू आबादी के मन में पिछले कई दिनों से बेचैनी पैदा कर दी, जिसे लेकर अनहोनी की शंका आशंका डरा रही। आज वो पल, वो घड़ी सामने खड़ी, और वो इस सवाल के साथ कि क्या आज की रात बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए कयामत की रात साबित होने वाली। क्या बांग्लादेश का जिहादी गैंग आज वहां की हिंदू आबादी में पनप रहे डर के ताबूत में आखिरी कील ठोकने में कामयाब हो जाएगा। क्या आज की जन्माष्टमी बांग्लादेश के 1.5 करोड़ हिंदुओं के लिए पलायन की तकदीर लिखने वाली साबित हो। तो ये 3 सवाल हैं जिसको कि आज हम इन तीनों सवालों के साथ आज इस स्टोरी की शुरुआत कर रहे हैं। मूड मीटर अपने दर्शकों के सामने भी यही सवाल रख रहा है, जिस पर कि आपकी सोच, आपका आकलन, आपका फैसला बेहद मायने रखता है, और इसीलिए हमने सवाल शुरू में ही टॉस कर दिया है। आप उन सवालों के जवाब में क्या सोचते हैं हमें बताना शुरू कर सकते हैं, और जवाब कैसे देना है आपको पता ही है कि जो आपको QR कोड आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उसे जैसे ही आप स्कैन करेंगे अपने मोबाइल कैमरे से, आपके सामने इन सवालों की लिस्ट खुलेगी। अपना जवाब भरने के बाद उसे सबमिट करना है आप। तो आप जवाब देना शुरू करिए और हम आगे बढ़ते हैं आज की खबरों। आज भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव का महापर्व है जन्माष्टमी। दुनिया भर में हिंदुओं ने सनातन आस्था के इस महापर्व को मनाने के लिए जबरदस्त तैयारियां कर ली, लेकिन बांग्लादेश में हिंदू इस पर्व के मौके पर बेहद चौकन्ने दिख रहे। जन्माष्टमी की तैयारियों का वो शोर, वो जोर बांग्लादेश के शहरों में कहीं नहीं दिखाई दे रहा जो पिछले साल दुनिया ने देखा। आपको हम बांग्लादेश की राजधानी ढाका की 2 तस्वीरें दिखाते हैं। एक तस्वीर आज की है तो दूसरी पिछले साल के जन्माष्टमी की, 6 सितंबर 2023, जब ढाका की सड़कों पर बांग्लादेश के हिंदुओं ने सबसे बड़ी यात्रा निकाली थी। बांग्लादेश के हिंदू समाज के मन में आज क्या चल रहा है, आप इन दोनों तस्वीरों का फर्क देखकर आसानी से समझ सकते हैं। 1 साल पहले ढाका की सड़कों पर जहां हरे रामा हरे कृष्णा के जयघोष गूंज रहे थे, आज ढाका की सड़कें वीरान हैं। बांग्लादेश के हिंदू जन्माष्टमी मना भी रहे हैं तो अपने घर की चारदीवारी के भीतर। सार्वजनिक जो आयोजन हैं वो गायब हैं पूरी तरीके से। तो क्या इसकी वजह हिंदुओं के मन में पनप रहा जिहादी गैंग का डर है?
आज रात 12 बजे जन्माष्टमी के मौके पर भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव भक्त मनाएंगे। उससे ठीक 24 घंटे पहले बंगाल के ढाका जिले के अशुलिया और ठाकुरगंज जिले के हरिहरपुर गांव में जो हुआ, उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। जन्माष्टमी को लेकर इन इलाकों में सुरक्षा के बड़े और कड़े इंतजाम का दावा बांग्लादेश की दोनों की सरकारें कर रही। सरकार और जिला प्रशासन दोनों का कहना था कि हमने बड़ी तैयारी की है और किसी तरह का कोई डर नहीं। लेकिन जन्माष्टमी से पहले की रात ढाका जिले के अशुलिया इलाके में जिहादी गैंग ने पूरी की पूरी हिंदू बस्ती को आग के हवाले कर दिया। तस्वीरों में आप इसकी भयावहता को देख सकते हैं। इसी तरह बांग्लादेश के ठाकुरगांव जिले के हरिहरपुर में हिंदू बस्ती के घरों को निशाना बनाया गया, उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। यह वारदात भी कल रात की। जन्माष्टमी से ठीक पहले ऐसी ही कितनी तस्वीरें बांग्लादेश से सामने आएंगी। अभी लोगों के मन में यह आशंका घर करने लगी, ये सवाल उठने लगे कि अभी इस तरह की और कितनी तस्वीरें देखनी बाकी है। जन्माष्टमी से चंद घंटे पहले बांग्लादेश में हिंदू बस्तियों पर हमले जो हो रहे हैं और उन्हें आग में झोंकने की जो पूरी मुहिम चल रही है, इसका मकसद क्या है? बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर टेलीविजन संदेश दिया था और हिंदुओं को सुरक्षा का भरोसा दिलाया था। चौंकाने वाली बात तो यह है कि हिंदू बस्तियों पर यह हमले उसके चंद घंटे के बाद ही शुरू हो गए। आगे बढ़ने से पहले आपको बताते चलते हैं कि मोहम्मद यूनुस ने जन्माष्टमी पर बांग्लादेश में हिंदुओं के नाम जो संदेश दिया था, उसमें क्या कहा था कि जिहादी गैंग इस तरीके से भड़क गए। प्रोफेसर यूनुस ने अपने टेलीविजन संदेश में कहा था कि हमारी सरकार अलग धर्म का पालन करने या अलग राजनीतिक राय रखने के लिए किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी। हम देश के सभी सदस्यों को एक परिवार में शामिल करना चाहते हैं। धार्मिक अल्पसंख्यक, जनजातियां और हाशिए पर रहने वाले समुदाय नए बांग्लादेश में समान नागरिक हैं और उनके पास भी समान अधिकार हों, ये मोहम्मद यूनुस ने कहा था। और इस बयान के बाद ही जो तस्वीरें बांग्लादेश से सामने आने लगी, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश के हिंदुओं के नाम जो संदेश दिया, उसके चंद घंटे बाद ढाका में फिर वही बवाली माहौल दिखने लगा, जैसा 5 अगस्त को तख्ता पलट वाले दिन हुआ था। 25 अगस्त की आधी रात ढाका में सचिवालय पर फिर से कब्जा करने की कोशिश की गई, हालांकि वो नाकाम कर दी गई, लेकिन उसी तरीके से कोशिश। वीडियो में हंगामा करती जो भीड़ है, वो कैसे बांग्लादेश सचिवालय में घुसने की कोशिश कर रही है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। बांग्लादेश की मीडिया ने इन्हें प्रदर्शनकारी छात्र बताया और दावा किया कि इनकी मांग जो है वो यूनुस सरकार ने मान ली है, इसलिए ये फिर वापस लौट। सवाल ये है कि अगर ऐसा है तो ये बवाली भीड़ क्यों बांग्लादेश के सचिवालय पर कब्जे के लिए उतारी? उपद्रवियों ने जो अंतरिम सरकार के खिलाफ नारे लगाए, उन नारों का क्या मतलब? सवाल यह भी है कि क्या जन्माष्टमी पर मोहम्मद यूनुस की तरफ से हिंदुओं को सौहार्द का जो संदेश दिया गया, ये उसी का नतीजा था? और अगर ऐसा है तो मोहम्मद यूनुस सरकार को खुलकर यह भी कहना चाहिए कि इस बवाल के पीछे जिहादी गैंग का हाथ, लेकिन वो इस पर चुप्पी साधे हुए। और इससे कहीं ना कहीं ये एक तरीके से मन में आशंका, जो हिंदू समुदाय है उसके मन में आशंका पैदा हो रही है कि ये सरकार उनकी हिफाजत कर भी पाएगी या नहीं। समझने की जरूरत यह भी है कि बांग्लादेश में जन्माष्टमी से एक रात पहले यह सब कुछ क्यों हुआ, ढाका में सचिवालय पर कब्जे की कोशिश क्यों की गई और दूर दराज के इलाकों में हिंदू बस्तियों को आग में झोंकने की वारदात को क्यों अंजाम दिया गया। तो उसकी वजह भी साफ है। बांग्लादेश का जिहादी गैंग हो या वहां की मौजूदा अंतरिम सरकार हो या बांग्लादेश की हिंदू आबादी, इस बार की जन्माष्टमी तीनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हिंदुओं के लिए तो बांग्लादेश में जीने और मरने का सवाल जैसा है। दरअसल जन्माष्टमी बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए अपनी एकजुटता, अपनी शक्ति दिखाने का एक बड़ा मौका है। अल्पसंख्यक समुदाय होने के बावजूद इस मौके पे हिंदू
राजधानी ढाका से लेकर बांग्लादेश के गली कूचों तक अपनी एकजुटता दिखाते रहे। इस बार कट्टरपंथी गैंग के निशाने पर आने के बाद 12 अगस्त को हिंदू समाज ने एकजुटता दिखाने के लिए ऐसी कोशिश की ढाका और चिटगांव में। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से इस तरह के प्रदर्शन सड़कों से गायब हुए, उससे लगा कि बांग्लादेशी हिंदुओं को जिहादी गैंग ने एक तरीके से चुप करा दिया है। ऐसे में जिहादी गैंग बिल्कुल नहीं चाहता कि जन्माष्टमी पर हिंदुओं की एकजुटता फिर से दिखे। इसीलिए बांग्लादेशी हिंदुओं का मनोबल तोड़ने के लिए उस पर पूरी ताकत से आखिरी चोट की जा रही है। और इसीलिए जन्माष्टमी के ठीक पहले पूरे बांग्लादेश में इस तरह का बवाल मचा हुआ है। उधर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के लिए भी अपना वजूद साबित करने का आखिरी मौका है। यहां अगर जिहादी गैंग हावी हो गया तो दुनिया को एक डायरेक्ट मैसेज जाएगा कि बांग्लादेश में किसकी चल रही। मोहम्मद यूनुस ये मैसेज नहीं जाने देना चाहते, लेकिन उनकी कोशिशों के बावजूद भी बांग्लादेश से कोई अच्छा मैसेज नहीं निकल रहा। खास करके हिंदू अल्पसंख्यकों को लेकर जिस तरीके से लगातार हिंसा हो रही है, उससे स्पष्ट हो गया है कि बांग्लादेश का जिहादी गैंग, कट्टरपंथी गैंग, जमात, वो मोहम्मद यूनुस के वश में। अल्पसंख्यक हिंदू आबादी को बांग्लादेश से बाहर करने की जो कोशिश चल रही है, उसमें जितने भी वहां के कट्टरपंथी जमात हैं, सब उसमें शामिल हैं। और बांग्लादेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों में मदद बांटने में भी यही कट्टरपंथी खेल चल रहा है। बांग्लादेश का हिंदू समुदाय इस नाइंसाफी को भी खुलकर बयान कर रहा है। इस्कॉन मंदिर में मदद की गुहार लेकर पहुंचे हिंदू युवक ने जो कहा, वो कट्टरपंथियों की नफरती सोच की गवाही दे रहा है। हम आपको कुछ बयान सुनवाते हैं और आपको इसी से अंदाजा लग जाएगा कि किस हद तक वहां लोगों के मन में कट्टरपंथी और जिहादी सोच भर गई। हिंदू জায়গায় জায়গায় সবকিছু তো বৈষম্যতা। দ্বিতীয়বারের মতো স্বাধীন হচ্ছে বৈষম্যতা দূর করার জন্য, তৃতীয় হয় না। আমরা 3 দিন সময় পাই না। এখন কিছু দেবে না। तो सोचिए, बाढ़ पीड़ितों में भी हिंदू मुसलमान देखा जा रहा है। अगर मुसलमान हैं तो राहत का सामान मिलेगा, राहत सामग्री मिलेगी। अगर आप हिंदू हैं तो आपको राहत का सामान नहीं मिलेगा। जबकि इसके ठीक उलट बांग्लादेश के इस्कॉन मंदिर ने बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए अपने दरवाजे खोल दिए, अपना अन्न क्षेत्र खोल दिया है, जहां बाढ़ प्रभावित बांग्लादेश की मुस्लिम आबादी को खाना खिलाया जा रहा है, कपड़े दिए जा रहे हैं, बीमारियों का इलाज तक कराया जा रहा है। इस अभियान में मेहरपुर का इस्कॉन मंदिर भी बढ़ चढ़कर पीड़ितों की मदद कर रहा है। और ये वही मंदिर है जहां की तख्ता पलट के बाद जिहादी गैंग ने आग लगा दी। सनातन धर्म कैसे मजहब नहीं, मानवता को आगे रखता है, इसकी मिसाल यहां दिखती है। जन्माष्टमी पर हिंदुओं के खिलाफ डायरेक्ट एक्शन का नारा दिया जा रहा है और आज की रात बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए कयामत की रात बताई जा रही है। इसके बावजूद इस्कॉन उन बाढ़ पीड़ितों की मदद में जी जान से जुटा हुआ है, जिसमें कट्टरपंथियों का परिवार भी शामिल है। तो यह है फर्क सनातन धर्म और बाकी धर्म। जन्माष्टमी के काफी पहले से अंदर खाने खबरें आ रही थी कि जन्माष्टमी पर बांग्लादेश के इस्कॉन मंदिर को कट्टरपंथी अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए निशाना बना सकते हैं। इसमें बांग्लादेश में इस्कॉन के 4 प्रमुख मंदिर सबसे ज्यादा निशाने पर हैं। और ये कौन कौन से बड़े मंदिर हैं, जरा एक बार ये भी देख लीजिए। खास करके इन 4 मंदिरों को खास तौर पर निशाना बनाने की बात कही जा रही है। चटगांव का श्री श्री पुंडरीक धाम, नोआखली का श्री श्री राधा कृष्ण गौड़ नित्यानंद मंदिर, और मैनन सिंह जिले का इस्कॉन मंदिर और ढाका का इस्कॉन मंदिर। ये वो 4 मंदिर हैं जो कि कट्टरपंथियों के निशाने पर सबसे ज्यादा हैं और अगले 5 घंटे बेहद अहम हैं। रात 12 बजे इन इस्कॉन मंदिर में कृष्ण जन्मोत्सव अपने चरम पर होगा। ऊपर वाले से प्रार्थना और उम्मीद है कि इस दौरान बांग्लादेश की जिहादी गैंग की साजिश कामयाब न हो पाए।
और अब मूड मीटर में वक्त है दूसरी बड़ी स्टोरी का कि आखिर क्यों और कहां 13,500 फीट पर लग चुका है 12 किलोमीटर लंबा जाम। कई किलोमीटर पीछे से लेकर आगे हजारों की संख्या में अभी गाड़ियां हैं, जिसमें बच्चे, लेडीज और बुजुर्ग सारे ही यहां पर फंसे हुए हैं। तो ये खबर है तीर्थ यात्रा की संस्कृति में उस बदलाव की जिसने पहले उसे धार्मिक पर्यटन बनाया और अब लगता है कि वो एडवेंचर टूरिज्म बनकर रह गया है। कहते हैं कि भारत तीर्थों का देश है और तीर्थों की यात्रा तो हर हिंदू करना चाहता है। लेकिन आज हम आपको जो तस्वीरें दिखाएंगे उसे देखकर आप खुद सोचिएगा कि क्या हमने अपने तीर्थों को टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाकर छोड़ दिया? क्या आध्यात्म की जगह एडवेंचर ने ले ली? ये तस्वीर पवित्र और पावन धाम मणिमहेश की है और इस साल यहां इतने शिव भक्त पहुंच गए हैं कि 12 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है पहाड़ों में। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर महादेव के मणि रूप के दर्शन के लिए भक्तों का रेला लगा हुआ है। हजारों श्रद्धालु आधी रात तक ट्रैफिक जाम में फंसे रहे। आज भी सैकड़ों गाड़ियां जाम में फंसी हुई और इस जाम की सबसे बड़ी वजह अचानक से आई श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। बताया जा रहा है कि मणिमहेश की इस कठिन यात्रा के लिए 1 लाख से ज्यादा भक्त हिमाचल प्रदेश के चंबा पहुंच गए। भक्तों की भारी भीड़ के कारण रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो पा रहा है। जन्माष्टमी पर ही इस यात्रा की शुरुआत होती है, यानी आज ही इस यात्रा का शुभारंभ हुआ है और आज ही जो छोटा शाही स्नान है वह सुबह करीब 4:30 बजे से चल रहा है। इस शाही स्नान के लिए यह जनसैलाब उमड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। प्रशासन कह रहा है कि इससे पहले कभी भी इतनी संख्या में छोटे शाही स्नान के लिए श्रद्धालु यहां नहीं पहुंचे थे। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित मणिमहेश की ऊंचाई 13,000 फीट जो है 13,500 फीट बताई जा रही है यहां और यहां 14 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके पहुंचा जाता है और इसकी शुरुआत भरमौर के हड़सर से होती है। जन्माष्टमी से राधाष्टमी तक इस यात्रा का आयोजन किया जाता है। मतलब 26 अगस्त से 11 सितंबर तक यात्रा चलेगी। भरमौर से मणिमहेश झील की दूरी 21 किलोमीटर है, जहां पैदल यात्रा करके पहुंचने में 10 से 12 घंटे लगते हैं। इसे सबसे कठिन धार्मिक यात्राओं में से एक माना जाता है और मान्यता है कि इसकी शुरुआत 9वीं शताब्दी में हुई। मणिमहेश की यात्रा बिल्कुल भी आसान नहीं है, सबसे कठिन धार्मिक यात्रा माना जाता है। इसे धौलाधर, पांगी और जंस्कर पर्वत श्रृंखलाओं से गुजरकर इसे पूरा करना पड़ता है। चंबा शहर से करीब 85 किलोमीटर दूर मणिमहेश के लिए 14 किलोमीटर की पैदल यात्रा खड़ी चढ़ाई पार करके करनी होती है और इस दुर्गम इलाके में ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जो सबसे ज्यादा इस यात्रा को कठिन बनाता है वो है हर घंटे बदलने वाला यहां का मौसम कब आपको धोखा दे जाए, कब आपको यात्रा रोकनी पड़ जाए, कोई नहीं कह सकता। यात्रा के दौरान शिव भक्तों को घने जंगल और कई कच्चे रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। इस दौरान पहाड़ों से पत्थरों के टूटने का खतरा हमेशा बना रहता है। मुश्किल धार्मिक यात्राओं पर इस तरह की भीड़ की तस्वीरें लेकिन अब बहुत आम होती जा रही। 4 धाम यात्रा के दौरान यमुनोत्री धाम में भक्तों की भारी भीड़ दिखाई दी थी और मणिमहेश यात्रा के दौरान लगा है जबरदस्त जाम। इन 2 तस्वीरों को देखने के बाद लगता है कि हिंदुस्तान में धार्मिक यात्राओं को लेकर लोगों में जो क्रेज है वो जबरदस्त तरीके से बढ़ा है। लेकिन इस भीड़ को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस भीड़ में शामिल लोगों में से बहुत सारे लोगों के लिए यह धार्मिक यात्रा कम और एक एडवेंचर ट्रिप ज्यादा है। श्रद्धालुओं की इस भीड़ में नौजवानों की संख्या ज्यादा दिखाई देती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नौजवान होने का मतलब यह है कि वो कम धार्मिक होंगे, लेकिन यह भी सच है कि इनमें से बहुत सारे नौजवानों के लिए इस यात्रा का सिर्फ एक ही मकसद है, सोशल मीडिया के लिए कुछ अच्छे पोस्ट और कुछ अलग हटकर रील बनाने का मौका।
रील के चक्कर में धार्मिक स्थलों पर रेला लगा हुआ है। प्रभु के दर पर भक्तों से ज्यादा कंटेंट क्रिएटर की भीड़ बढ़ती जा रही है। तीर्थ यात्रा भक्तों के लिए एक आध्यात्मिक यात्रा होती है, जबकि बहुत सारे लोगों के लिए केदारनाथ, मणिमहेश्वर और ओंकार पर्वत की यात्रा एक एडवेंचरस एक्सपीरियंस भर है। लेकिन इस बेलगाम धार्मिक पर्यटन का इन धार्मिक स्थलों के संवेदनशील पर्यावरण पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में ओम पर्वत पर बनने वाली जो बर्फ से बनने वाली जो ओम की आकृति है, वो इस बार बनी ही नहीं, और इसके पीछे बेलगाम पर्यटन को भी जिम्मेदार माना जा रहा है। तो अगली बार इस तरह की यात्रा पर जाने के पहले आपको सोचना होगा कि आपकी धार्मिकता और इन धार्मिक स्थलों के संवेदनशील पर्यावरण के बीच में एक संतुलन बनाए रखने की जरूरत है। अगली स्टोरी देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा देश में हो रही घुसपैठ को लेकर हमेशा मुखर रहे हैं, और इसकी वाजिब वजह भी है। बांग्लादेश से घुसपैठ का सबसे ज्यादा खामियाजा अगर किसी राज्य सरकार को या किसी राज्य को भुगतना पड़ा है तो वो है असम। सांप्रदायिक हिंसा से लेकर उल्फा के उग्रवाद तक असम में सबकी जड़ें बांग्लादेशी अवैध घुसपैठ से जुड़ी हुई, जिसे मुस्लिम तुष्टीकरण और वोट बैंक की पॉलिटिक्स के तहत कई दशकों तक बढ़ावा दिया जाता रहा। हिमंता झारखंड और बंगाल में भी इसी तर्ज पर हो रही घुसपैठ को लेकर आगाह कर रहे हैं। हिमंता इसे लैंड जिहाद का नाम दे रहे हैं। देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें ये बातें बीजेपी की सांप्रदायिक सियासत का हिस्सा लगती हों, लेकिन असल में अगर आप देखें तो असम से लेकर बंगाल तक और बिहार से लेकर झारखंड तक बांग्लादेश के सीमावर्ती राज्यों में कैसे घुसपैठ का एक चौंकाने वाला पैटर्न रहा है। अपनी ही जमीन पर असम में कैसे असमिया मूल के लोग और झारखंड में आदिवासी न सिर्फ अल्पसंख्यक होते चले गए, बल्कि उन्हें अपनी ही जमीनों से खदेड़ दिया गया। और यह कैसे हुआ, यह हम आपको आज विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले हिमंत बिस्वा शर्मा की वो बयान सुनिए जो इस खतरे को लेकर आगाह कर रहा है। माइंडसेटটো একে নহয়। প্ৰথম এজন সোমাই লয় আৰু এজন সোমোৱাৰ পিছতে তাতে বিশেষ ধৰণৰ বন্যপ্ৰাণী এটা বা বিশেষ ধৰণৰ প্ৰাণী এটা খোৱা আৰম্ভ হয়, তেতিয়া ওচৰৰ মানুহবোৰ নিজে আঁতৰিব আৰম্ভ কৰে। ই এটা পুৰা পেটাৰ্ন হয়। প্ৰথমতে গাঁৱত এজন মানুহ সোমাই ল'ব, দুজন মানুহ সোমাই ল'ব, তাৰ পিছত তেওঁলোকে ক'ব নালাগে যে তাতে গো ভক্ষণ আৰম্ভ হয়। লাহে লাহে আমাৰ মানুহবিলাক নামঘৰত যোৱা মানুহ, ধৰ্মত যোৱা মানুহ, ঘৰত আলোচনা আৰম্ভ হয় যে ইয়াত কেনেকে থাকো। লাহেকৈ তেওঁলোক ওলাই আহিব আৰম্ভ কৰে। বৰপেটা, মঙলদৈত এইবিলাকে ঘটনা ঘটি আছে। প্ৰথমতে দুজন মানুহ সোমালে, এতিয়া মানুহজনকতো আমি আইন মতে বাধা দিব নোৱাৰো যে আপুনি ঘৰত এইটো খাব সেইটো নাখাব। তেওঁলোকে ঘৰত এটা বিশেষ গো ভক্ষণ কৰিলে, চামৰা বা কিবা এটা বস্তু বাহিৰত পৰিলে। লাহে লাহে গাঁৱৰ কাষৰ বিধৱা মানুহগৰাকীয়ে খবৰ পালে যে ইয়াততো আমাৰ গাঁৱত গৰু আহি সোমালে, গৰু খাইছে। পুতেকক কয়, বাবা মই ইয়াত থাকিব ইচ্ছা নাই দে, মোক লৈ যা। তাৰ পৰাই আৰম্ভ হয়। তাৰপিছত লাহেকৈ য'ত নামঘৰত ভাদ মাহৰ নাম হৈছে তাত লাহেকৈ আজান আৰম্ভ হয়। তেতিয়া আমাৰ মানুহখিনিয়ে কয় যে যা ইয়াত আৰু থাকিব নালাগে, মাটিখিনি বাবা বিক্ৰী কৰ। এনেকেইতো বৰপেটা, নলবাৰী, ধুবুৰীৰ পৰা আমাৰ মানুহবিলাক ওলাই ওলাই গুচি আহিলে। तो हिमंता जिस लैंड जिहाद की बात कर रहे हैं उसमें लैंड यानी जमीन ही सबसे बड़ी चीज है, जिसके लालच में गैर असमिया लोग शुरुआत में असम में आए। तब इलाका अंग्रेजों के अधीन था। उर्वर जमीन के अनुपात में आबादी कम थी, इसलिए अंग्रेजों ने पूर्वी बंगाल के मुस्लिम किसानों को यहां लाकर बसाने का सिलसिला शुरू किया ताकि ज्यादा से ज्यादा लगान वसूला जा सके। अंग्रेज वायसराय लॉर्ड वॉवेल ने इस न्यू सेटलमेंट पॉलिसी को ग्रो मोर मुस्लिम का नाम दिया। आजादी के पहले जो हुआ वो तो हुआ ही। आजादी के बाद भी पूर्वी बंगाल जब पूर्वी पाकिस्तान हो गया तो वहां से मुसलमानों के असम में घुसपैठ का सिलसिला बेरोक टोक चलता रहा। 70 के दशक के बाद कांग्रेस की सरकारों ने इस घुसपैठ को खुलेआम बढ़ावा दिया, क्योंकि ये घुसपैठिए बांग्लादेशी उनके लिए सबसे सॉलिड वोट बैंक।
बांग्लादेश से आए मुसलमानों ने सबसे पहले ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों की उन जमीनों पर कब्जा जमाना शुरू किया जिसे असम में दाओ माटी कहते हैं। यूपी बिहार में इस इलाके को हम दियारा कहते हैं। दाओ माटी के बाद उनका अगला टारगेट बना असमिया लोगों का चारागाह, जो कि सार्वजनिक जमीन हुआ करती थी। घुसपैठी मुसलमानों ने इन चारागाहों पर कब्जा जमाना शुरू किया, उस पर बस्तियां बसानी शुरू कर दी। इंसर्जेंट फ्रंटियर नाम की किताब में पूर्व आईपीएस अधिकारी ईएन राममोहन लिखते हैं कि जब ये सारी जमीनें खत्म होने लगी तो उन्होंने चार या चापोरी तक कब्जाना शुरू कर दिया। ब्रह्मपुत्र बहुत विशाल नदी है और गर्मियों में जब पानी कम हो जाता है तो इसकी धारा के बीच जमीनें निकल आती हैं और वो जमीनें बहुत उपजाऊ होती हैं। असम में लोग इसे चार या चापोरी कहते हैं। सोचिए किस दर्जे की घुसपैठ असम में चल रही थी कि ये चार और चापोरी भी कब्जा लिए गए। बरसात में जब ब्रह्मपुत्र में पानी बढ़ता है तो घुसपैठिए नाव में सवार होकर किसी किनारे लग जाते हैं और कई महीने नावों में ही गुजार देते हैं। इस दौरान समझिए कि जब इस तरह के कब्जे वाली वो चल रही होती है मुहिम, तो जो वहां के लोकल लोग हैं, लोकल आबादी, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि इसी दौरान मुस्लिम तुष्टीकरण भी अपने चरम पर होता है और ये लंबे समय से चल रहा है। कांग्रेस की सरकार ने ब्यूरोक्रेसी को खुली छूट दे रखी थी कि जितना हो सके बांग्लादेशी मुसलमानों को असम में बसाओ। कांग्रेसी नेताओं, अधिकारियों और घुसपैठियों के दलालों का एक ऐसा नेटवर्क बन गया था कि कई बार घुसपैठियों के आने से पहले उनके राशन कार्ड, वोटर आईडी दोनों तैयार रहते थे। ईएन राममोहन ने इंसर्जेंट फ्रंटियर में ऐसे दर्जनों मामलों का जिक्र किया है जिसमें सरकार और ब्यूरोक्रेसी की मदद से घुसपैठियों को बसाया गया असम। मैं सिर्फ एक का जिक्र कर रहा हूं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। असम के मंगलदोई विधानसभा के उपचुनाव होने थे। मतदाता सूची में करीब 50,000 घुसपैठियों के नाम जोड़ दिए गए। बाकायदा मुख्य चुनाव आयुक्त ने इसको लेकर आपत्ति जताई कि इसमें बहुत सारे फॉरेनर्स हैं। लेकिन केंद्र में उस समय कांग्रेस के समर्थन वाली चौधरी चरण सिंह की सरकार थी और उसी किताब में ईएन राममोहन लिखते हैं कि कांग्रेस ने अपने वोट बैंक की खातिर दबाव बनाकर वोटर लिस्ट से घुसपैठियों के नाम नहीं कटवाने दिया और 1979 में इसी बेलगाम घुसपैठ के खिलाफ आसू का छात्र आंदोलन शुरू हुआ और बाद में असम जातीयतावादी युवा छात्र परिषद जैसे संगठन जुड़े और उन्होंने इस आंदोलन को उल्फा के उग्रवादी आंदोलन में तब्दील कर दिया। सोचिए मुस्लिम तुष्टीकरण और वोट बैंक की पॉलिटिक्स के खातिर इस देश की सुरक्षा के साथ किस हद तक खिलवाड़ किया गया। और ये सिर्फ असम में ही नहीं, बांग्लादेश से लगे हर राज्य में कमोबेश ये हो रहा है। सारे सीमावर्ती राज्यों में हो रहा है। बांग्लादेश बॉर्डर से कुछ दूर पर है झारखंड का बॉर्डर और इस राज्य की सियासत भी घुसपैठ के मुद्दे पर सुलग रही। मामला हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। याचिका करके दावा किया गया है कि संथाल परगना में आने वाले 6 जिलों में आदिवासी घट रहे हैं। आपको दिखाते हैं कि वो कौन कौन से 6 जिले हैं जहां पर कि आदिवासियों की संख्या घट रही है। दावा किया गया है कि इसमें कि जो 1951 और 2011 के जो जनगणना के आंकड़े हैं उसके मुताबिक संथाल परगना क्षेत्र में आदिवासियों की आबादी अगर 1951 में देखें तो 44.67% थी, जो कि 2011 आते आते सिर्फ 28.11% रह गई। ये हम आपको आंकड़े दिखा रहे हैं, देखिए जरा 1951 और 2011 के आंकड़ों में कितना बड़ा फर्क आ चुका है। और इसके पीछे एक बड़ी वजह जो है वो बांग्लादेशी घुसपैठ को बताया जा रहा है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि अगर घुसपैठ पर रोक नहीं लगाई गई तो हालात काफी डरावने हो सकते हैं। हाईकोर्ट में याचिका जो दाखिल की गई है उसमें यह भी दावा किया गया है कि झारखंड के इन इलाकों में मूल निवासी यानी आदिवासी तो घटे हैं, वो भी जमीन खरीद फरोख्त पर पाबंदी होने के बावजूद। सोचिए कि आप इन इलाकों में आदिवासियों की जमीन नहीं खरीद सकते, बावजूद इसके वहां पर गैर आदिवासियों की, खास करके बांग्लादेशी मुसलमानों की संख्या में बेहिसाब बढ़ोतरी हुई। अब देखिए कि आदिवासी इन इलाकों में घटे हैं तो बढ़ा कौन है, और जवाब है कि मुस्लिम बढ़े। और ये मुसलमानों की आबादी भी दिखा रहे हैं कि 1951 में संथाल परगना में मुस्लिम आबादी 9.44 थी और 2011 आते आते वो 22.73 हो गई। सोचिए
9.5% से 23%। यह है झारखंड में मतलब तुष्टीकरण का जो खेल चल रहा है उसका नतीजा है। और हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान इसकी लगातार पोल खुलती रही। याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने संथाल परगना के 6 जिलों के एसपी और डीसी को जवाब देने के लिए कहा, लेकिन झारखंड के इन अधिकारियों ने जो रिपोर्ट दाखिल की उसने हाईकोर्ट को नाराज किया, क्योंकि झारखंड सरकार ने दावा किया कि बांग्लादेशी घुसपैठ राज्य में हो ही नहीं रहा है, लेकिन आदिवासी घट कैसे रहे हैं यह बताने के लिए उनके पास कोई तर्क नहीं। इसके जवाब में उनके पास कोई बात नहीं। जिसके बाद हाईकोर्ट ने राज्य को क्लियर कट जवाब देने का आदेश दिया है कि इन राज्य के इन इलाकों में आदिवासियों की संख्या कैसे घट रही। तो इस तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण का खेल चल रहा है कि जिसके चक्कर में बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों को भी बसा लिया जा रहा है और उन्हें सुरक्षित तरीके से उन्हें पनाहगाह मुहैया कराई जा रही है। उनके वोटर आईडी बनवाए जा रहे हैं, उनका आधार कार्ड बनवाया जा रहा है। तो देश का मूड मीटर में वक्त है कि आज की जो चौथी स्टोरी है वो आपको बताया जाए। दिन भर मोबाइल कंप्यूटर से चिपके रहने वाले लोगों की आंखों और उनके पोस्चर पर इसका कितना बुरा असर पड़ता रहा है, यह बात तो आपने कई बार सुना और पढ़ा होगा। लेकिन आज हम जो आपको दिखाने जा रहे हैं वो कहीं ज्यादा खौफनाक है। मोबाइल, लैपटॉप और टीवी स्क्रीन पर आप कितना वक्त बिताते हैं, इसका सीधा असर आपके हार्ट पर भी पड़ता है। एक रिसर्च ने चौंकाने वाला दावा किया है और यह दावा एक आध स्टडी के आधार पर नहीं किया जा रहा। 30 साल, पूरे 30 साल अमेरिका की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में एक रिसर्च चला और उसके बाद उस शोध का जो नतीजा आया वो आपको हमको डराने वाली, परेशानी में डालने वाली होती। इस रिसर्च में दावा किया गया है कि ज्यादा देर तक स्क्रीन के सामने रहने वाला ज्यादा जल्दी दिल की बीमारी का शिकार हो रहा है। आपको इस हैरान कर देने वाली खबर का एक एक पहलू बताएंगे और समझाएंगे, लेकिन उससे पहले जानिए कि स्क्रीन टाइम का मतलब क्या है। स्क्रीन टाइम का मतलब यह होता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन को कितनी देर तक आप देखते हैं। इसमें मोबाइल, आईपैड, कंप्यूटर, टीवी सब शामिल है। अब जरा इस रिसर्च की तरफ नजर डालिए, आपके मन में चल रहे हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा। तो 30 साल चली इस रिसर्च में जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के प्रोफेसर जेसन नगाटा की अगुवाई में जो रिसर्च चली, उसमें यह पाया गया कि अगर आप लंबे समय तक आपका स्क्रीन एक्सपोजर बढ़ा हुआ है, आप ज्यादा देर तक स्क्रीन के सामने रहते हैं, तो इसका असर 10 साल बाद आपकी सेहत पे दिखने लग जाएगा। और इसका जो शुरुआती जो असर है वो तो आपको पता ही है कि अगर स्क्रीन देखने के बाद आप सोते हैं तो नींद कम आती है। आप लगातार स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है। लेकिन ये जो चीजें हो रही है, इसका असर धीरे धीरे आपके ओवरऑल आपके हेल्थ और फिटनेस पे पड़ना शुरू हो जाता है और आपको कई तरह की बीमारियां, उसमें मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, असामान्य कोलेस्ट्रॉल, हाइपर कोलेस्ट्रेमिया जिसको कहते हैं कि ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है आपका, डायबिटीज, हार्ट अटैक और इस तरह की संभावनाएं, जो इस तरह की आशंकाएं बढ़ जाती है। अब रिसर्च के मुताबिक यह भी जानिए कि दुनिया भर में हर उम्र के बच्चे और बड़े कितना वक्त स्क्रीन के सामने बिता रहे हैं। और आपको बता दें कि ये एंटरटेनमेंट वाला स्क्रीन टाइम है। मतलब ये कि वो जो बच्चे जब यूट्यूब, वीडियो गेम, टीवी, कंप्यूटर वगैरह ओटीटी पर फिल्में देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं आप, ये वो वाला टाइम है। इसमें होमवर्क के लिए जो कंप्यूटर इस्तेमाल किया जाता है, स्कूल में पढ़ाई के दौरान या आप काम के दौरान जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो शामिल नहीं है। और ये जब आंकड़े आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि दुनिया में लोग कितना कितना समय स्क्रीन पर गुजार रहे हैं। ये देखिए, 0 से मतलब 0 से 2 साल तक के लोग 49 मिनट तक स्क्रीन पर बिता रहे हैं। सोचिए, जिस उम्र में बच्चे चल नहीं पाते 49 मिनट मोबाइल देख रहे हैं, आईपैड देख रहे हैं। और 2 से 4 साल की उम्र के लोग जो हैं वो 2 से 2.5 घंटे तक स्क्रीन टाइम उनका है। 5 से 8 साल वाले 3 घंटे से ज्यादा समय गुजार रहे हैं स्क्रीन पे, और 8 से 12 साल वाले 5 घंटे तक। इसी ढंग से 13 से 19 साल वाले जो लोग हैं वो 7.5 घंटे से ज्यादा स्क्रीन पर वक्त गुजार रहे हैं। आप सोचिए कि एक दिन में 7.5 घंटा, यानी कि आपके पूरे 24 घंटे के दिन में सोने का समय हटा दिया जाए तो आधा से ज्यादा समय आपका स्क्रीन पे गुजर रहा है। यानी बच्चों से लेकर बड़ों तक सब घंटों घंटों स्क्रीन के सामने समय बिता रहे हैं। ऐसे में जानना जरूरी है
कि दुनिया के वैज्ञानिक और डॉक्टर इस बारे में क्या कह रहे हैं कि कितनी देर तक मनोरंजन के लिए स्क्रीन देखना ठीक रहेगा या सेफ होगा, यानी इतनी देर देखेंगे तो नुकसान नहीं होगा। एक बार उसको भी देख लीजिए जरा। तो कह रहे हैं कि अगर 1.5 से 2 घंटे से कम अगर देखते हैं, अगर 1.5 से 2 साल का अगर बच्चा है तो अगर 1 घंटे से कम का अगर समय गुजारता है तो बहुत हद तक ये चल सकता है। 2 से 4 अगर की उम्र का अगर कोई बच्चा है तो 1 घंटे, उसके लिए भी 1 घंटे से कम का ही है। इवन इसी तरीके से 8 साल के उम्र तक के बच्चों को 2 घंटे से कम ही समय गुजारना चाहिए स्क्रीन के सामने, चाहे वो मोबाइल पे हो, चाहे जैसे भी हो, या टीवी पे हो। 9 से 19 वाले तो 3 घंटे से कम, और अगर 20 साल से ज्यादा उम्र है तो भी आपको 2-3 घंटे से ज्यादा समय नहीं देना चाहिए स्क्रीन के सामने। हाँ, ऑफिस में जो स्क्रीन टाइम है वो तो अलग से है ही कि आपका काम ऐसा है तो आपको 7-8 घंटे स्क्रीन के सामने बैठना पड़ता है, तो उसका आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उसके अलावा आप अगर 1.5-2 घंटे से ज्यादा का समय गुजार रहे हैं तो आप समझिए कि आप अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब आपके सामने हमने बता दिया कि दुनिया भर में कितने लोग कितनी देर समय दे रहे हैं स्क्रीन पर, और उसके बाद कितनी देर देखना सेफ है। लेकिन अब आपको यह भी जानना चाहिए कि अगर आप या आपके बच्चे ज्यादा समय दे रहे हैं स्क्रीन के सामने ज्यादा समय गुजार रहे हैं, तो किस तरह का खतरा बढ़ जाता है आपके लिए। अगर 23 साल का एक युवा, आप इसी से एक अंदाजा लगाइए कि किस अनुपात में खतरा बढ़ता है। अगर 23 साल का एक नौजवान रोजाना 3 घंटे की बजाय 4 घंटे स्क्रीन पर अगर बिताता है तो उसे दिल की बीमारी का खतरा 26% बढ़ जाता है। 26% हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ जाता है, और दिल का दौरा, हार्ट अटैक होने का खतरा भी उसी ढंग से 16% ज्यादा हो जाता है। उसी हिसाब से अगर 40 साल के आप हैं तो 1 घंटे अगर ज्यादा स्क्रीन, अगर आप जितना सेफ लिमिट है उससे 1 घंटा ज्यादा स्क्रीन आप देखते हैं तो उसे दिल की बीमारी का खतरा 55% बढ़ जाता है, और दिल के दौरे का खतरा उसी ढंग से 32% बढ़ जाता है। यानी कि उम्र बढ़ने के साथ साथ आपका अगर स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है तो आप समझिए कि खतरा भी उसी अनुपात में बढ़ रहा है। तो अगली बार आप अपने मोबाइल, टीवी, लैपटॉप इसके सामने अगर बेवजह गैर जरूरी तरीके से समय गुजार रहे हैं तो इन आंकड़ों को याद रखिएगा और इन खतरों को जरूर याद रखिएगा। तो देश का मूड मीटर में आज इतना ही, और अब